गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा लेक्चर हुआ था जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और फिफ्थ लेक्चर था, उसमें कुछ इश्यूज रह गए थे उसकी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में, तो इसलिए मैं इसको अभी वो दोबारा आपका रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है लेक्चर। तो कल हम उससे पहले हमने ये देखना है कि हमने क्या क्या कर लिया अपना कवर अप। तो जो मैंने पहले लेक्चर्स लिए हैं उनका रिव्यू ये है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डील किया कि रीजन क्या है, ठीक है, ताकि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी समझ में आ पाए। रीजन को मैंने एक्सप्लेन किया। रीजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ विशिष्टता विद्यमान है और उसमें आपसी जो क्षेत्र है उसमें समांगता भी है, यानी होमोजेनिटी है, यानी एक ही ट्रेट वहाँ पर सब जगह विद्यमान है। ठीक है, तो वो था आपका रीजन। अब हमने जो आगे जिसमें यहाँ पे डील किया था उसमें नेक्स्ट पार्ट था आपके फर्स्ट यूनिट में कि वो रियल्म्स है उनका डिलिमिटेशन कैसे करते हैं, यानी परिसीमांकन कैसे किया जाता है। परिसीमांकन के आधार मैंने बताए थे, ठीक है, वो तीनों आधार रहेंगे। उसके अलावा जो जो मैंने डिस्कस किया है मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, वो आपके पास ग्रुप में मैंने डाल रखी हैं। ठीक है, और करंटली इस लेक्चर में हम डील करने जा रहे हैं द रियल्म्स के डायनामिक कॉन्सेप्ट को, और कौन कौन से रियल्म्स हमने डीमार्केट किए हैं और उनकी समस्याओं के बाद में जो पिछले उसे जो फोर्थ लेक्चर था उसमें मैंने समस्याओं के साथ डील किया। कौन सी समस्याएं आती हैं जो हमारे परिमंडल हैं उनके सीमांकनों में। जैसे मैंने समस्याएं बताई थी आपको यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, उसके अलावा बाल्कन्स की समस्या, इंडो पाक वॉर, इंडो पाक इशू और इंडो चाइना इशू और बांग्लादेश म्यांमार इशू। तो ये सारे इश्यूज और साथ में इजराइल का जो समस्या है जो मिडिल ईस्ट में भी ज्वलंत मुद्दा है, तो वो सारी समस्याएं इसको डिमार्केट करने की समस्याएं थी। लेकिन अब उसके बाद भी जो हमने कॉन्सेप्ट को देखना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने वर्ल्ड को डिमार्केट किया गया है, कोशिश की गई है कि कुछ ऐसे रीजन्स को डिमार्केट किया जाए जहां जो एक होमोजेनिटी दिखाते हो। ठीक है, तो मेन चीज हमने शुरुआत करनी है कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक यानी गतिक या गतिशील। गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? गतिशीलता होती है उसमें निरंतर परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं को बदलना। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये रियल्म्स का कॉन्सेप्ट है ये डायनामिक कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से, क्योंकि रियल्म्स की जो सीमाएं हैं वो बदली हैं, कुछ नए रियल्म उभरे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 14वीं सदी थी, तब उस समय जो यहाँ से फ्रांस के पास से जो नाविक चले वो विश्व को विजय करने के लिए चले, यानी विश्व की खोज भी करने के लिए, और यहाँ के जो राजाओं ने जो उनको फंडिंग दी, फंडिंग इसलिए थी कि वो अपने उपनिवेश स्थापित कर पाए और नए एरियाज में कब्जा कर पाए। तो जो यहाँ से चले कोलंबस जी शिप लेके चले यहाँ से, उन्होंने सोचा था कि वो इंडिया तक पहुंच सकते हैं इसके वेस्टर्न साइड में चलते रहे तो, यानी अगर उस टाइम तक ये पता चल चुका था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। अगर राउंड है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करके हम दूसरी जगह पहुंच सकते हैं सर्कम नेविगेट करके। तो उन्होंने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की और वो जाकर पहुंच गए उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जहाँ पर पहुंचे वहाँ पर उन्होंने इंडिया बोलना शुरू किया और वहीं से वेस्ट इंडीज का खोज हुई। वेस्ट इंडीज के बाद उत्तरी अमेरिका की खोज हुई, दक्षिण अमेरिका की खोज हुई, उन कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू हुआ। अब तो आपके पास वर्ल्ड मैप इजीली अवेलेबल है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो जहाँ तक भी एक्सप्लोरेशन होता था उसको वहाँ पे डिमार्केट किया जाता था, उसके मैप्स बनाए जाते थे। उसके बाद ही हमें वर्ल्ड के रीजन्स का यानी वर्ल्ड का जो पूरा एरिया है वो समझ में आया कि कहाँ पर फैला हुआ और कैसे फैला हुआ है। ठीक है, जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने एक नए रियल्म की खोज की वास्तव में, और वो रियल्म जो उत्तरी अमेरिका है वो खुद भी बाद में डेवलपमेंट की गई उसके ब्रिटेन के द्वारा। जो ब्रिटेन खुद एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेशिक शक्ति था उस समय। 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था, जिसने विजय किया जो पूर्वी भारत है, यानी पूरे भारत का क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, इस सारे क्षेत्र में अपनी सत्ता को काबिज किया। ठीक है, इसके बाद इसी के थ्रू इन्होंने यहाँ से उन्होंने पैसे लेकर या रिसोर्स लेकर उत्तरी अमेरिका पर कब्जा किया। वहाँ पर उसका कॉलोनीज बनाई, वहाँ पर 13 कॉलोनीज थी। ठीक है, उन 13 कॉलोनीज को उन्होंने अपने अंडर लिया। फिर बाद में जब वो 1776 में आजाद हुआ यूएसए, तो जो 13 कॉलोनीज थी आपस में जुड़कर उन्होंने यूएसए निर्मित किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सारी स्टेट्स के रूप में विद्यमान है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जन्म इसके बाद हुआ। ठीक है, उसके बाद से जो ये रियल्म है इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका भी रियल्म है, एक तीसरा रियल्म है जिसको हम डील करेंगे। उसमें इन्होंने क्या किया, एक मोनोसेंट्रिक रियल्म को जनित किया। मोनोसेंट्रिक रियल्म मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ रियल्म बताए थे, इसमें 2 टाइप्स के हैं रियल्म्स, मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक है जहाँ पर केवल एक ही जो देश है वो ज़्यादा सत्तासीन है या फिर अपने प्रभुत्व को काबिज किए हुए है।
जबकि पॉलीसेंट्रिक में क्या है, बहुत से देश आपसी जो समन्वय है उसको स्थापित करते हैं और लगभग इक्विवेलेंट रहते हैं। तो ये यूएसए का जो नॉर्थ अमेरिका का है रियल, वहाँ पर यूएसए फुल डोमिनेंट पावर में है। इसी के बेस पर इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फर्दर इसमें देखा हमने कि भाई ये जो कॉलोनीज बनाई गई, इनको कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया और बाद में उसको छोड़कर चले गए, और बाद में भी यूएसए कैसे विकास के पथ पर लगातार अग्रसर रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति और महाशक्ति बनकर उभरा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूरोप रियल्म, मतलब हमने पहले बांटना है 12 में, 12 के 12 का नाम आपको याद होना चाहिए। इनका मैप मैंने यहाँ शो के आपके ग्रुप पे डाल रखा है, पीडीएफ भी दे दूंगा मैं उसका, तो आपने वहां से उसको निकाल कर ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में मेन चीज ज्योग्राफी में आप कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, मेन चीज वही है कि आपको का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, कि आप कैसे कितने मैप्स ड्रॉ कर पाते हैं, कितनी अच्छी तरह से उसको अपनी बात को रख पाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है कि उसे ऐसा पेपर मिले कि वो उसे अच्छी तरह से पढ़ पाए। अगर आपकी राइटिंग गंदी है या फिर आपने कुछ मैप्स वगैरह शो नहीं किया ज्योग्राफी में, तो आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। तो आप फोकस कीजिए कि आपकी जो टेक्निक्स हैं, राइटिंग टेक्निक्स, वो बहुत ही उम्दा हो, यानी बहुत ही अच्छी हो। आपने हर एक जगह मैप्स को ड्रॉ करना है और कोशिश करनी है हर एक चीज़ को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की विद फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये वाला जो वर्ल्ड मैप है, जिसमें सारे शो किए गए वर्ल्ड रीजन्स और वर्ल्ड रियल्म्स, उनका मैप ड्रॉ करना है क्वेश्चन की शुरुआत में, ताकि आप जो क्वेश्चन का एग्जामिनर है उसका इम्पैक्ट पड़े कि हाँ इनको पता है कि वर्ल्ड रियल्म्स कौन कौन से हैं अच्छी तरह से। फिर जो वहाँ पर रियल्म आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसको ही एक्सप्लेन करना है एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो जो हम इसमें डील करेंगे, अब जो हमारा पहला रियल्म बनता है, पहले 12 के 12 बताता हूँ कौन से रियल्म्स है। फर्स्ट है यूरोप, सेकेंड है रशिया, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, फिर है मिडल अमेरिका। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जैसे लेक्चर नेक्स्ट आते हैं हमारे, उसमें मैं मिडिल अमेरिका का क्षेत्र कौन सा है, उसमें देश कौन से हैं, वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ की पॉपुलेशन, उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा इसमें। फिर है साउथ अमेरिका, सब सहारन एरिया, सब सहारन है अफ्रीका में, सहारा के नीचे का क्षेत्र, उसे हम सब सहारन अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। फिर नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रल या ओशियनिया भी कहते हैं इसे, ओशियनिया। इसमें क्या आता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो कि मोनोसेंट्रिक रियल्म है वो इसमें इंक्लूडेड है, मोनोसेंट्रिक है ऑस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद आता है पैसिफिक रीजन, ये पूरी तरह से ओशियनिक है, ओशन एरिया में फैला हुआ है। इसके बीच में जो द्वीप्स हैं उनकी स्टडी की जाएगी उसमें पैसिफिक रियल्म में, ठीक है। और रियल्म आपने पढ़ने हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ में जो हमारा इंटीरियर पार्ट है वो कैसे है, ठीक है। वहां पर कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, कैसे पेंजिया बना, पेंथालसा बना, उसके बाद टेथिस का निर्माण हुआ, हिमालयाज बने, या फिर कैसे प्लेट मूवमेंट्स हुई। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी अच्छी तरह से ये समझ में आ गई हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे भी आपका एक लेक्चर दे दूंगा अलग से, ठीक है। आप ग्रुप में डाल सकते हैं या फिर इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना है तो, ठीक है। तो मेन चीज़ है वहाँ पे प्लेट से कारण मूवमेंट हुई अर्थ में, और अर्थ के मूवमेंट से कारण ये सारे कॉन्टिनेंट्स अब वर्तमान दशा में विद्यमान है। जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली है, एक रिफ्ट वैली आपकी अफ्रीका में। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्लेट है, प्लेट मूवमेंट ऐसे हो रही है कि अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी जो उसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो अफ्रीका से अलग हो रहा है। वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पार्ट उससे अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्ट वैली वहाँ पर है, तो हमने फिजियोग्राफी में उसको डील करना है। जैसे हम उसके अफ्रीका की फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तब हम उसमें रिफ्ट वैली को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो इस लेक्चर में डील किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पर डील करना स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट रियल्म से, जो टॉपिक आपका फर्स्ट रियल्म ये है यूरोप का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आए हैं इससे। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमडीयू और बीपीएस में अलग अलग है। एमडीयू में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन आते हैं, बीपीएस में सिंपल मिल जाएंगे आपको। मेरे ख्याल से फाइनल ईयर के एमडीयू में और जो सेकंड ईयर के हैं स्टूडेंट्स वो बीपीएस में है। तो ठीक है, वहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा रियल्म पूछा गया है, उस रियल्म को बेस बना कर आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और उसको एक्सप्लेन करते चले जाना है। जो आपका यूरोप रियल्म है ये एक पेनिनसुलर एरिया है। यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है इसका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट है। पेनिनसुला किसे कहते हैं बताइए? याद है आपको पिछले लेक्चर्स में या फिर आपने जो आपने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में, वहाँ पे पेनिनसुला वर्ड आया होगा। तो पेनिनसुला क्या है मैं बताता हूँ। पेनिनसुला होता है प्रायद्वीप, हिंदी में प्रायद्वीप कहा जाता है। एक शब्द है द्वीप, आइलैंड, द्वीप होता है आइलैंड।
तो प्रायद्वीप यानी इक्वल टू द्वीप। क्यों इक्वल टू? इसलिए क्योंकि वो 3 जगह से समुद्र से घिरा है। जैसे भारत का मैप देखें आप, दो भारत का ऐसे है, यहाँ पर तीनों तरफ इंडियन ओशन है, इसके दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, उत्तरी भाग में हिमालयास का विस्तार है। तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे ऐसे पार्ट को जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। ऐसे ही हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है, अटलांटिक ओशन है और आर्कटिक सी है, इन तीनों से घिरा हुआ है। ये एक प्रायद्वीप है, ठीक है। तो इसी प्रायद्वीप पर बहुत से छोटे छोटे देश विद्यमान हैं, तो इसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर जो कुल देशों की संख्या वो लगभग 40 है। और आपका जो वर्क रहेगा इन 40 के 40 देशों की जो कंट्रीज है उनकी लोकेशन याद करना, उसके साथ में उनकी कैपिटल्स को याद करना। मैंने ग्रुप पे डाला है कि आप सब मुझे मैप्स ड्रॉ करके भेजें, जिसमें हमने इसको यूरोप को बनाया हो, ड्रॉ किया हो, उनके देशों के नाम के साथ, उनके कैपिटल के नाम के साथ, ठीक है। एक आप वो बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, या एक साइड आपने देश लिखने हैं, एक साइड कैपिटल्स लिखनी है। मेन चीज़ है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का मेन थीम ही ये है कि आपको वर्ल्ड का सारा नॉलेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनल और सेकेंड ईयर में ऑनर्स में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप वर्ल्ड का ओवरव्यू ले पाएँ। ऑनर्स का टॉपिक इसलिए ऑनर्स में इसका ज़्यादा हम डीपली पढ़ते हैं ज्योग्राफी को, इसीलिए यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। आप पास कोर्स में नहीं पढ़ते, ऑनर्स में आपको यहाँ पर डीपली पढ़ना उस चीज़ को कि वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या अवेलेबल है। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लिए, चाहे प्रोफेसरशिप का दीजिए, यूजीसी नेट या और भी एग्जाम्स दीजिए, उन सब में आपको वर्ल्ड का जो रीजन है उनका पता होना चाहिए, कौन सा देश कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है। बहुत से बच्चों को तो कॉन्टिनेंट्स का नहीं पता होता, कॉन्टिनेंट्स का पता होता है, फिर वहाँ पे देशों का नहीं पता कहाँ पर है, मेजर कंट्रीज है उनका नहीं पता है। तो यहाँ पर आपका फोकस एरिया यही रहेगा कि आपने कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करना पूरी तरह से। अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग है ये, इसके बाद आपने इनकी फिजियोग्राफी पढ़नी है, पूरी फिजियोग्राफी, भौतिकी, ठीक है। फिजियोग्राफी में क्या होता है कि उसका जो भौतिक क्षेत्र है, भौतिक विन्यास है, उसको समझना कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर नदियाँ विद्यमान है, उनको समझना, ठीक है। तो यहाँ पर फिजियोग्राफी में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, मैं इसमें यूरोप के ऊपर आपका डील करूंगा, यहाँ की फिजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ इसकी मेन फीचर्स क्या हैं और इस कॉन्टिनेंट की। इस कॉन्टिनेंट में 40 कंट्रीज हैं, पेनिनसुलर है। इसके अलावा यहाँ की जो मेन फीचर है, EU है यहाँ पे संगठन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बनाया गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1945 के बाद क्या हुआ, यहाँ की अर्थव्यवस्था ही कमजोर हो गई, ठीक है। यहाँ पर विश्व युद्ध हुआ था, सारा इम्पैक्ट यहीं पर रहा, बहुत सी जान और माल की हानि हुई, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई, खाली हो गई बिल्कुल। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इतनी डाउनग्रेड हो गई थी कि वहाँ पर जो करेंसी थी वो तोल के भाव में दी जाने लगी, यानी आप जितने तोलो पैसे लाओ, उसको तागड़ी में रखो, उसमें उसका वेट कराओ, उसका पैसे उसके हिसाब से तोल के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। भाई तोल के हिसाब से आपको जैसे 100 रुपये के नोट है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने टमाटर या कुछ भी सब्जी लेनी है तो उतने ही वैल्यू के नोट उसमें रखने पड़ेंगे, यानी वहाँ पर आपके पास वेट ना होकर पैसे रखे जाते थे, ठीक है। इतनी डाउनग्रेड हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया अपना, इसे कहते हैं आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन है एक ये, जिसके पास इकोनॉमिक्स है वो अच्छी तरह से समझते हैं बच्चे से। आर्थिक संगठन है, इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पर जो 28 देश हैं, इन सब देशों ने मिलकर अपने जो बॉर्डर एरियाज उनको खोल दिया व्यापार के लिए, ताकि लोगों का फ्लो हो पाए, सामान का आयात और निर्यात हो पाए, टूरिस्ट आज आ पाए जा पाए, उसके लिए उन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज है उनको खोल दिया। इसे हम शेंजेन एरिया भी कहते हैं, शेंजेन एरिया। आपको मेन चीज़ है यहाँ की टर्मिनोलॉजी समझ में आना कि टर्म्स क्या क्या यूज हो रही है। शेंजेन एरिया, आपको शेंजेन का समझ में आना चाहिए। शेंजेन क्या है? शेंजेन है इकोनॉमिक यूनियन का वो क्षेत्र जहाँ पर देशों ने अपनी सीमाओं को खोल रखा है व्यापार के लिए, ठीक है, वो शेंजेन एरिया में आता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के मेन फीचर और क्या, एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन से क्या मीनिंग है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है उनकी जो औसतन जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण और विकास ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बुढ़ापे में, यानी उनकी एज ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की, और यहाँ एजिंग पॉपुलेशन का प्रेशर वहाँ की इकोनॉमी पे भी बढ़ रहा है। एजिंग पॉपुलेशन एक कार्यशील जनसंख्या नहीं है, और ये जो वहाँ की जनसंख्या का भाग है जो कार्यशील है उस पर प्रेशर डालता है। तो इसकी समस्या है, जैसे यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, और ये पुर्तगाल, स्पेन, ये देश हैं, इन सब में क्या हो रहा है, इटली, इन सब की जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो चुकी है, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही, लगातार घट रही है। तो एक इसकी डेमोग्राफिक ट्रेंड है ये, डेमोग्राफिक ट्रेंड। डेमोग्राफी क्या होती है, कमेंट्स में लिखना।
डेमोग्राफी होती है जनांक की, ठीक है, कि हमने वहाँ की जो पॉपुलेशन ट्रेड्स है उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन नेगेटिव हो चुकी है उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि वर्ल्ड लेवल पे हमें इनका डेवलपमेंट हो या उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या घट रही है और ये देश चाहते हैं कि वहाँ पर इमिग्रेशन कराया जाए, बाहर से लोगों को लाया, जैसे इंडिया में स्पेनिश पढ़ाई जा रही है, जर्मन पढ़ाई जा रही है, इटालियन पढ़ाई जा रही है, तो कई स्कूलों में दिल्ली में पढ़ाई जा रही है। तो इसलिए पढ़ाई जा रही है कि फ्यूचर में यहाँ पर जॉब प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ पाए बच्चे। जैसे इंडिया में जो वर्किंग जॉब के जो जॉब्स हैं वो सेक्टर वो लगातार श्रिंक होता जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर और श्रिंक हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ाया जा रहा है। तो आगे फ्यूचर में कि अपनी जॉब प्रोस्पेक्ट को रखने के लिए या अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए वहाँ पर दूसरी लैंग्वेजेस को पढ़ाया जा रहा है और उन लैंग्वेजेस को पढ़ाया जा रहा है जो डेवलप्ड नेशन है, ताकि वहाँ पर जाकर कोई भी स्टूडेंट अपना काम कर पाए या फिर अपने जो रोजगार वो चला पाए, ठीक है। तो ये इन देशों के ऊपर है। एजिंग पॉपुलेशन होगी, फिर पेनिनसुलर रीजन, हाँ वो मैंने बता दिया आपका एक पेनिनसुला है सारा। फिर बाल्कन्स एरिया, ये इसका भाग जो ग्रीस का भाग है, इसके ऊपरी वाला भाग ये सारा बाल्कन है। इन देशों में क्या है, बहुत से एथनिसिटीज हैं, एथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एथनिक ग्रुप को हिंदी में कहते हैं नृजातीय। नृजातीयता का क्या तात्पर्य है, कुछ ऐसी ट्रेड्स, जैसे आपने एथनिक वियर सुना होगा यानी ट्रेडिशनल वियर। तो ट्रेडिशनल वियर जैसे शादी वगैरह पहनते हैं ब्राइड वगैरह, ब्राइडग्रूम वगैरह, तो वो सारे एथनिक वियर होते हैं, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन को दिखाते हैं जो। तो मेन चीज़ है आपने एथनिक को समझना। एथनिक ये है कि एक तरह एक जगह पर जब लोग रह रहे हैं उनका एक खान पान, वेशभूषा, रहन सहन एक जैसा हो जाता है। आप अरबियन कंट्रीज का देख लीजिए, उनके एथनिक वियर अलग हैं, इंडियंस के अलग हैं। जो आप वहाँ पर जाओगे, वेस्टर्न में जाओगे तो वहाँ पर उनका एथनिक वियर अलग है। तो ये सिर्फ वहाँ की नृजातीयता है। यहाँ पर बहुत से जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर या उनके फिजिकल ट्रेड्स के अलावा उनके जो खान पान, उनकी चीज़ों के बेस पर बहुत से नृजातीय समूह विद्यमान है। और ये आपस में क्या होता है, कोई अगर समूह किसी दूसरे समूह को दबाता है तो या तो विरोध उत्पन्न होता है। विरोध उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर कई देशों का निर्माण हुआ, छोटे छोटे देश निर्मित हुए, अब भी हो रहे हैं, यहाँ पर लगातार चेंजेस आ रहे हैं उनमें। तो ये समस्या है बाल्कन्स की समस्या, इससे जूझ रहे थे ये हमारा रियल, ठीक है। उसके अलावा जो अगला पार्ट है वो है यहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, जो मैंने आपका डील भी किया था। उसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ था कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था मिखाइल गोर्बाचेव के काल में, जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की जो दो नीतियां लाए वो मिखाइल गोर्बाचेव। तो वहाँ पर क्या हुआ, लोगों के बीच में विचार जाने शुरू हो गए, लोगों के बीच में आपसी बातचीत शुरू हो गई। तो लोगों को पता चला कि कहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है, क्या समस्याएं जनित हुई हैं। तो जो ये भाग था, ये जितने 15 देशों का भाग था, इन यहाँ पर क्या था कि जो मॉस्को से वहाँ पर संचालन किया जा रहा था राजनीति का, हर एक चीज़ों का, लेकिन पैसों का बंटवारा नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार ज़्यादा था। जितने दूर जाते हैं आप सेंटर से भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। तो वो यहाँ की समस्या विद्यमान थी, वो मतलब यूएसएसआर में। तो उन्होंने क्या किया, लगातार उसमें जो समस्या को डील नहीं कर पाए, ना लोगों की समस्याओं को सुन पाए। तो उन देशों ने अपना विरोध करना शुरू, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। उन लोगों के जो मांग के आधार पर वहाँ पर 15 देश निर्मित हुए 1991 में, और 1991 में जाकर ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और इससे 15 देश नए बने। इसमें मुख्य है यहाँ पर जब पढ़ोगे आप मैपिंग में, बाल्टिक स्टेट्स हैं यहाँ पे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, उसको आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अजरबैजान वगैरह है, वो देश हैं। 15 देश इसके भी भाग रहे हैं, कई देश इसके भी से थे, यहाँ तक भी उसका कंट्रोल था रशिया का, जिसको यहाँ से निकाल दिया गया। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस आए रियल में उसकी स्टडी करना है। तो मेन चीज़ था आपने रियल को पढ़ना, उसकी डायनेमिक पार्ट को समझना कि कैसे चेंजेस आए हैं। 12 के 12 रियल को आपको याद करना है, मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, मेरे साथ शेयर भी करना है वो। और उसके अलावा आपने इसको ड्रॉ करना है। कुछ ही लड़कियों ने शो किया, मेरे पास शेयर किया है ग्रुप पे, ज़्यादा नहीं किया। आप अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे और आप शायद फेल भी कर जाएं। इसलिए आपने फोकस करके ये काम करना है कि हर एक चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उसको राइट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और मेरे पास जो मैं आपको वो जो वर्क दे रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, वो वर्क मेरे पास रिवर्ट करना है, यानी भेजना है मेरे पास। चाहे वो ग्रुप पे भेजिए, मेरे पास फोटो खींच के भेजिए, कैम स्कैनर, किसी से भी, जो भी टेक्निक आपको यूज़ करते हैं वो मेरे पास पहुँचना चाहिए। और इसको गो थ्रू कीजिए, इस लेक्चर को। कुछ ना समझ में आए तो मेरे पास कमेंट्स में डालिए या ग्रुप पे डालिए, आपके जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।